स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर पंकज कुमार, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में आगे बढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, तो उसमें आज हम टॉपिक लेंगे केमिकल इक्वेशन, डेट मीन रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, आज इस चैप्टर को हम इस टॉपिक को हम देखेंगे। रासायनिक समीकरण क्या होती हैं और समीकरण, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं रासायनिक समीकरण, उनको संतुलित कैसे करते हैं और उन रासायनिक समीकरणों का महत्व क्या है, उससे हमको क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और उसकी सीमाएं क्या है, क्या इन समीकरणों की कोई अगर कमियां हैं वो कमियां भी हैं तो क्या है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। चर्चा का विषय रहेगा। ये वीडियो कक्षा 11 और कक्षा 10 दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी, क्योंकि जो कक्षा 11 के बच्चे हैं, जो पहला चैप्टर है उनका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें उनको भी एक टॉपिक के रूप में इसको पढ़ना है, तो वो बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, बराबर उनको फायदा मिलेगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। आपने कहा था कि ऐसे प्रक्रम जिनमें किसी पदार्थ के अणुओं में परमाणुओं का पुनर्विन्यास होकर नए पदार्थ बनते हैं, तो उन प्रक्रमों को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में जो पदार्थ बनते हैं, उन पदार्थों के गुण, जो मूल गुण हैं, मूल पदार्थ हैं, यानी जो अभिक्रिया करने वाले पदार्थ हैं, उनके गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। तो और यहाँ यहीं पे एक चीज़ हमने और जानी थी कि जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं उनको हम अभिकारक या अभिक्रियक या अभिकर्मक या रिजेंट कहते हैं, और अभिक्रिया होने के पश्चात जो नए पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो इतनी चीज हमने जान ली थी। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीक, संकेत व रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम सूत्रों और प्रतीकों या संकेतों के रूप में उसको हम रिप्रेजेंट करें, प्रदर्शित करें, तो फिर जो समीकरण बनेगी उस समीकरण को हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, एक हमारे पास स्टेटमेंट है, जिंक की क्रिया, जिंक धातु की क्रिया, जिंक धातु की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर, जिंक धातु की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस सब क्रियाओं को कैसे लिखेंगे, जिंक धातु की क्रिया है तो जिंक धातु को हम Zn लिखते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम H2SO4 कहते हैं। जिंक धातु की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो एक तो प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और दूसरा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये अभिक्रिया है। तो इस अगर हम स्टेटमेंट कहें कि जिंक धातु की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, इतनी बात को हम एक छोटी सी लाइन के द्वारा दिखा सकते हैं। इसी लाइन को, इसी समीकरण को हम कहेंगे अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण। तो किसी अभिक्रिया की जो रासायनिक समीकरण है, तो उस रासायनिक समीकरण को हम लिखते कैसे हैं, तो रासायनिक समीकरण को लिखने के प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखा कैसा था, राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण लिखना कैसे लिख सकते हैं हम रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कुछ स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं, उनको फॉलो करिएगा, आप रासायनिक समीकरण आसानी से लिख लेंगे। सबसे पहले जो स्टेटमेंट हमको दिया गया होता है उसकी हम लिखते हैं शब्द समीकरण। सबसे पहले हम लिखते हैं शब्द समीकरण। फिर शब्द समीकरण जब लिख लेते हैं तो उसके बाद में उस शब्द समीकरण की हम लिखते हैं कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण को हम स्केलेटल समीकरण या ढांचा समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। इस कंकाली समीकरण जो है, इसको फिर हम संतुलित करते हैं और लिखते हैं उसकी संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण फिर लिखते हैं। जब संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाती है तो फिर चौथा काम हम क्या करते हैं, उसमें जो पदार्थ की अवस्था है, अवस्था यानी भौतिक अवस्था,
भौतिक अवस्था उसकी लिखते हैं, और जब इतना हम काम कर देते हैं तो फिर हमको रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाती है। और इसके अलावा इसको और लाभकारी बनाने के लिए इसमें गैस निकलने के लिए तीर का उपयोग, अवक्षेप बनने के लिए नीचे की ओर तीर का उपयोग, या उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दिखाने के लिए उत्क्रमणीयता का चिन्ह, इस तरह से और भी चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ऊष्मा का उपयोग, ऊष्मा निकलने का चिन्ह, और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए भी इस तरह से उसको हम और अधिक बना सकते हैं। कैसे करते हैं ये सब देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। स्टेटमेंट हम एक ये लिख लेते हैं कि जिंक, दानेदार जिंक की क्रिया, दानेदार जिंक की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर, दानेदार जिंक की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर जिंक क्लोराइड बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है, तथा और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दानेदार जिंक की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर जिंक क्लोराइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये स्टेटमेंट हमारा स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट की सहायता से हमको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो जो स्टेप्स हमने आपको बताया उनको फॉलो करना है। सबसे पहले इसकी हमको लिखनी है शब्द समीकरण। अब एक काम करते हैं, इसको हम रफ करते हैं और इसको आप स्टेटमेंट लिख लेंगे और उसी से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इस अभिक्रिया की शब्द समीकरण। शब्द समीकरण क्या होती है? शब्द समीकरण ने कहा दानेदार जिंक की क्रिया, तो जो जिंक है उसकी क्रिया हमको, दानेदार जिंक की क्रिया हमको करानी है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो जिंक की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराना है। और जो ये अम्ल है कैसा है? ये है तन, डाइल्यूट। तन और सांद्र क्या होते हैं? आपको अगर विलयन में इसकी सांद्रता अधिक है तो इसको हम सांद्र कहेंगे, अगर इसकी सांद्रता कम है तो इसी विलयन को, इसी केमिकल को हम क्या कहेंगे? तन विलयन कहेंगे। जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जब आपने कराई तो आपने कहा जिंक क्लोराइड बनेगा, जिंक क्लोराइड, और प्लस और क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड के साथ में आपने कहा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये हो गई हमारी शब्द समीकरण। जो रासायनिक समीकरण होती है उसमें एक चीज और हम देखते हैं कि जो तीर होता है, तीर के बाईं तरफ अभिकारक लिखे जाते हैं और तीर के दाहिनी तरफ उत्पाद लिखे जाते हैं। यानी जो अभिकारक जो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं, जिन पदार्थों के विन्यास में परिवर्तन हो रहा है, उनको हम बाईं तरफ लिखते हैं, और विन्यास यानी परिवर्तित होने के पश्चात जो नए पदार्थ बनते हैं उनको हम दाहिनी तरफ लिखते हैं। तो जो बाईं तरफ वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? अभिकारक या अभिकर्मक या अभिक्रियक, और दाहिनी तरफ वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? उत्पाद। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ शब्द समीकरण। दूसरे स्टेप में आपने कहा था कि इसकी कंकाली समीकरण लिखना। कंकाली समीकरण का मतलब है जो आपने शब्द लिखे हुए हैं उनके प्रतीक और सूत्र लिख दीजिए। तो जिंक का प्रतीक हमको याद है Zn होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl। ये तनु है तो इसको हमने तनु के लिए डाइल्यूट लिख दिया, तनु। इनकी जब क्रिया हुई तो जिंक क्लोराइड का फार्मूला हमको पता है ZnCl2 होता है, ZnCl2। और हाइड्रोजन गैस का फार्मूला कितना होता है? H2। यहाँ पे एक चीज हम और आपको क्लियर कर दें कि यदि अभिकारक एक से अधिक है तो उनके बीच में प्लस लगा के लिखा जाता है। उत्पाद भी अगर एक से अधिक है तो उनके बीच में भी एक दूसरे के बीच में प्लस का चिन्ह लगा के फिर एक दूसरे को लिखा जाता है। तो ये हो गई इसकी कंकाली समीकरण।
कंकाली समीकरण जो होती है वो असंतुलित होती है, यानी उसमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं होती है। हम देख भी सकते हैं इधर क्लोरीन का एक परमाणु, इधर क्लोरीन के 2 परमाणु है, इधर हाइड्रोजन का एक परमाणु है, हाइड्रोजन के इधर 2 परमाणु, इधर जिंक का एक परमाणु, जिंक का एक परमाणु इधर, तो जिंक तो बैलेंस है। लेकिन अगर एक भी परमाणु अव्यवस्थित है, एक भी परमाणु दोनों पक्षों में बराबर नहीं है, तो फिर वो समीकरण कैसे है? असंतुलित है। तो फिर उसको तीसरा स्टेप होता है हमको संतुलित करना। तो तीसरे स्टेप में हमको क्या करते हैं? उसको संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए हमारे पास 2 विधियां होती हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड जो है हमारा यानी अनुमान विधि, उसके द्वारा हम बैलेंस करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि हाइड्रोजन इधर 2 हैं, अगर इधर HCl को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 हाइड्रोजन हो जाते हैं, 2 क्लोरीन हो जाते हैं, और इधर 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, एक जिंक इधर एक जिंक इधर, तो अभिक्रिया हो गई संतुलित। यानी एक जिंक का एक परमाणु इधर है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु इधर हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु इधर हैं। वही सिचुएशन इधर जिंक का एक परमाणु इधर है, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। यानी दोनों तरफ जो है परमाणुओं की संख्या हो गई बराबर। तो ये समीकरण को हम कहेंगे ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब जब संतुलित रासायनिक समीकरण हमने लिख ली, तो चौथा काम आपने बताया था कि जो पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्था भी हमको लिख देना है। तो अब चौथा स्टेप क्या है? इन सब की भौतिक अवस्था लिख देना। तो भौतिक अवस्थाएं आपने पढ़ा है 3 हो सकती हैं, ठोस, द्रव या गैस। प्लाज्मा और BC के बारे में अभी हमको ज़्यादा पता नहीं है, तो हम फिलहाल 3 के ही बारे में कहेंगे। तो जिंक जो है वो ठोस अवस्था में होती है, क्योंकि जिंक धातु है। तो जब ठोस के लिए हम उनके केवल पहला शब्द लिखेंगे, पहला लेटर लिखेंगे सॉलिड, ठोस का मतलब S। जो HCl है ये विलयन है, तो ये फिर क्या है? इसको हम लिखेंगे एक्वस, यानी ये जलीय विलयन में होगा। HCl इसको हम लिखेंगे एक्वस, और इसके लिए हम लिक्विड भी लिख सकते हैं, द्रव। और जो जिंक क्लोराइड है वो उसी द्रव में हमको जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे एक्वस AQ, इसके लिए भी लिखेंगे, यानी ये द्रव अवस्था में होगा, तो ये क्या होगा? एक्वस। जो हाइड्रोजन है वो गैस है, हाइड्रोजन है वो गैस है, गैस के लिए लिख देंगे G। तो ये हो गई हमारी रासायनिक समीकरण। इस समीकरण में हम एक काम और ये करते हैं कि जो गैसें हैं, तो गैसों के निकलने के लिए हम ऊपर का तीर दिखाते हैं कि ये गैसें जो है वो निकल जाएंगी ऊपर। तो ये गैस निकलने का तीर हमने दिखा दिया। किसी समीकरण में अवक्षेप बनता है, तो उस अवक्षेप को दिखाने के लिए क्या करते हैं? हम नीचे की ओर तीर दिखाते हैं। अगर अवक्षेप बन रहा है तो नीचे की हम तीर दिखाएंगे कि सपोज दैट ये जो साल्ट है अगर अवक्षेप के रूप में बन रहा है, तो फिर इसको हम नीचे तीर लगा के दिखाएंगे कि ये क्या बन रहा है? अवक्षेप बन रहा है, अवक्षेप, प्रेसिपिटेट इसको हम कहते हैं। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण आसानी से लिख लेते हैं। और रासायनिक समीकरण, कुछ समीकरण ऐसी होती हैं जो ऊष्माशोषी होती हैं या ऊष्माक्षेपी होती हैं। तो जो अब समीकरण ऊष्माशोषी हैं, यानी जिनमें अभिक्रिया का अवशोषण होता है, तो उनके प्रोडक्ट के बाद में अगर अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो हम बाहर लिख देते हैं माइनस ऊर्जा। जितनी ऊर्जा अवशोषित होती है तो उतनी जो है हम अभिक्रिया के दाहिनी तरफ लिखते हैं माइनस ऊर्जा। अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, यानी उस अभिक्रिया से ऊष्मा निकल रही है, तो फिर उसके लिए हम दाहिनी तरफ लिखते हैं प्लस ऊर्जा, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए माइनस ऊर्जा और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए प्लस ऊर्जा लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो रासायनिक समीकरण कैसे लिखना है आपने जाना। फिर रासायनिक समीकरण लिखने के बाद में साथ में इसका हमने उदाहरण भी देख लिया। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि इसको हम संतुलित कैसे कर सकते हैं, बैलेंस कैसे कर देंगे, बैलेंसिंग। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, संतुलित हम कैसे करते हैं, इसके लिए भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहले आसान सा एग्जांपल पिक करते हैं, फिर आप धीरे धीरे आसान से कठिन की ओर बढ़ते जाएंगे और आप चीजों को समझते जाएंगे। रिएक्शन एक हम लिख देते हैं, फिर उसको बैलेंस करते हैं। फास्फोरस की क्रिया क्लोरीन से कराने पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3 बनता है। इस अभिक्रिया को आप बैलेंस कीजिए, क्या ये संतुलित है। हम देखेंगे क्लोरीन इधर 2 एटम्स हैं, इधर क्लोरीन के 3 एटम्स हैं, यानी अभिक्रिया संतुलित नहीं है। इधर फास्फोरस का 1 एटम, इधर भी फास्फोरस तो है बैलेंस, लेकिन क्लोरीन का अगर एक भी एटम डिसबैलेंस है तो इसका मतलब वो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं,
देखिए बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो एक चीज़ आपको ये पता होना कि जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनके अराउंड आप एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बना देने का मतलब ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स यानी परमाणुओं की संख्या है उसको आप चेंज नहीं करेंगे कि आपने कहा इधर क्लोरीन 3 है तो इस 2 को हटा के हम इसको 3 कर दे, रिएक्शन हमारी बैलेंस होगी, ये तरीका हो जाएगा गलत। यानी आपको नंबर ऑफ एटम्स उसके परमाणु में कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है उसके अणुओं में करना है। अणुओं में संख्या घटाने बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम उसके बॉक्स के बाहर नंबर लिखते हैं। चलिए ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखते हैं कि दोनों इधर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, इधर क्लोरीन के 3 एटम्स हैं। इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है, यानी इसमें हमको कोई जो है इसका गुणनखंड नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 से अगर हम क्लोरीन के गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 क्लोरीन हो जाएंगे, और अगर 2 से PCl5 को गुणा कर दें तो क्लोरीन के कितने हो जाए, 3 दूनी 6 क्लोरीन के हो जाएंगे। यानी अगर क्लोरीन को 3 से और PCl3 को 2 से गुणा करें तो क्लोरीन के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 और इधर 3 दूनी 6, दोनों तरफ क्लोरीन बैलेंस हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए फास्फोरस डिसबैलेंस हो गया। कैसे? इधर फास्फोरस का 1 एटम है, इधर फास्फोरस के कितने हो गए, 2। तो अब इसको हम क्या करते हैं, फास्फोरस को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको संतुलित रासायनिक संपर्क 2p + 3Cl2 गिव्स आउट 2PCl3। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो फास्फोरस के कितने हैं, फास्फोरस के परमाणु हैं 2, इधर फास्फोरस के कितने परमाणु है तो 1, लेकिन इसके आगे अणुओं की संख्या 2 है, तो 2 अणुओं में फास्फोरस कितने हो जाएंगे, 2। तो फास्फोरस इधर कितने हो गए, 2। इधर क्लोरीन कितना है, 3 दूनी 6, इधर क्लोरीन 3 एटम्स हैं, 2 अणु तो 3 दूनी 6, कितने हो जाएंगे क्लोरीन, इधर हो जाएंगे 6, यानी दोनों तरफ परमाणु की संख्या हो गई बराबर। तो ये अभिक्रिया हो गई संतुलित। तो इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर देते हैं। जिस विधि से हमने संतुलित किया इस विधि को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी अनुमान विधि। और दूसरी जो विधि ऑक्सीकरण संख्या विधि हम कक्षा 11 में पढ़ेंगे, 11th में। एक तो ये हो गया। दूसरा बैलेंसिंग, अगर हम देखें रिएक्शन हम आपके लिए लिख रहे हैं N2 + H2 रिवर्सिबल NH3। आप जानते हैं नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं। तो इसके लिए इसको बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं 2 नाइट्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर कितना है 2, और इधर हाइड्रोजन है 3, इधर नाइट्रोजन है 1, यानी पूरा जो अभिक्रिया है वो असंतुलित है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन 3 है, 3 से इस हाइड्रोजन को गुणा कर दें और इसको हम 2 से अगर गुणा कर दें तो हम देखते हैं हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, इधर हाइड्रोजन 3 दूनी 6, नाइट्रोजन इधर कितना हुआ, अब इधर 2 हुआ, इधर पहले से 2, यानी अभिक्रिया हो गई संतुलित। तो हम क्या करेंगे, इसके बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करेंगे, बॉक्स के बाहर जो भी नंबर हमको घटाने बढ़ाने हैं वो कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो ये बैलेंसिंग हो गई। बैलेंसिंग के बाद में अब आगे हम जानते हैं इनका जो है सिग्निफिकेंस, यानी इनका महत्व क्या है। रासायनिक समीकरणों का महत्व क्या है। रासायनिक समीकरणों से हमको क्या जानकारी मिलती है, रासायनिक समीकरणों से तो पहली तो हमको यही जानकारी मिलती है कि उसमें कौन कौन से अणु अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया करने के पश्चात कौन कौन से अणु बन रहे हैं। दूसरी हमको ये प्राप्त होती है जानकारी कि इसमें किस अणु में कितने परमाणु हैं और कौन कौन से परमाणु हैं, किस किस तत्व के परमाणु हैं। तीसरा हमको ये जानकारी इससे मिलती है कि जो इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या हैं, इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है वो भी हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। और अभिक्रिया से ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है, अभिक्रिया से गैस निकल रही है कि अवक्षेप बन रहा है, इन सब चीज़ों की हमको जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो संतुलित रासायनिक समीकरण होती है उससे हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है, उससे हमको पहली तो बात यह है कि दोनों तरफ परमाणुओं की महत्व क्या है इसका देखते हैं। सिग्निफिकेंस आपने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कक्षा 9 में। द्रव्यमान संरक्षण में आपने बताया है कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें भी जो पदार्थ भाग लेते हैं तो उनमें दोनों तरफ जो पदार्थों के द्रव्यमान है वो समान होने चाहिए। तो उनके
पदार्थ को द्रव्यमान कैसे समान होंगे, N2 प्लस H2 तो हमने लिख दिया 2NH3 होता है, N2 प्लस H2 रिवर्सिबल यानी दोनों तरफ अभिक्रिया संभव है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन हाइड्रो अमोनिया बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज ये देख रहे हैं, नाइट्रोजन का एक आयतन है, हाइड्रोजन का एक आयतन है और अमोनिया के कितने आयतन है, एक आयतन है। तो इन दोनों की क्रिया से नाइट्रोजन के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, इधर नाइट्रोजन का एक ही बचता है, इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु भाग लेते हैं, इधर हाइड्रोजन के 3 परमाणु बन जा रहे हैं। तो ये परमाणु कहाँ गायब हो गए, तो गायब नहीं होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के अकॉर्डिंग ये गायब नहीं होने चाहिए, परमाणु नष्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होता है, फिर इनको संतुलित करते हैं। जब हाइड्रोजन को हम 3 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, अब हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, इधर भी हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। तो कहने का मतलब जितना द्रव्यमान इधर होगा उतना ही द्रव्यमान इधर, यानी अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। इससे हमको ये क्लियर हो जाएगा कि जो है इनका जो है द्रव्यमान नष्ट नहीं होता, यानी द्रव्यमान संरक्षण की पुष्टि करती है कौन, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम अगला देखेंगे कि जब हमने ये लिख लिया है तो फिर अब इनकी सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं संतुलित रासायनिक समीकरणों की। रासायनिक समीकरण से हमको क्या जानकारी नहीं प्राप्त होती, तो पहली तो बात यह कि हम रासायनिक समीकरण से हमको किसी अभिक्रिया के होने की संभावना नहीं पता होती है। कि जैसे हमने एक अभिक्रिया लिखी Cu प्लस H2SO4, कापर की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर कापर सल्फेट बनता है CuSO4 प्लस H2। तो ये अभिक्रिया समीकरण के अकॉर्डिंग देखें तो संतुलित भी है और लग भी रहा कि अभिक्रिया हो जाएगी, लेकिन वास्तव में ये अभिक्रिया नहीं होती है। तो रासायनिक समीकरण लिखे होने से हमको अभिक्रिया होने की संभावना पता नहीं चलती है। ये अभिक्रिया नहीं होती है, क्यों नहीं होती, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कापर का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है। तो रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के होने ना होने की संभावना हमको नहीं पता चलती। तो पहला तो एक ये इसकी कमी होगी। दूसरा, अभिक्रिया का हमको वेग नहीं पता चलता है कि अभिक्रिया किस दर से होती है, अभिक्रिया मंद होती है कि बहुत तीव्र होती है या जो है बहुत मंद होती है, यानी ये 5 मिनट में हो जाएगी, 10 मिनट हो जाएगी या तुरंत अभिक्रिया हो जाएगी। इस चीज की हमको कोई जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं प्राप्त होती। ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं, इसके लिए हमको दूसरी चीजें, दूसरे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। तो ये है, इस तरह से वीडियो आपका कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक, थैंक यू।